हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है नए मंथ के 1 अगस्त से करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली बेसिस कवर करते रहिएगा। दो चीज़ें कवर करनी बहुत ज़रूरी है। एक तो डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स आते हैं, साथ साथ डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस जो चल रही है, उसके लिए जो पेड ग्रुप चल रहा है डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस का। तो दोनों के दोनों अगर आप डेली बेसिस पे भी कवर कर लेंगे तो आपको आपके एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 1 अगस्त के करंट अफेयर्स हम कवर करने जा रहे हैं और इसमें बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए मिनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अब बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है और बहुत कम टाइम बचा है। अगर अभी आप मिनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, उससे चीज़ें आप बहुत अच्छे से कवर भी कर पाएंगे। और साथ साथ बताना चाहूँगा कि इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को रेगुलरली पाने के लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़। तो सबसे पहले जो GS2 से न्यूज़ आ रही है वो आ रही है, हाउ जेंडर इक्वल इज़ इंडिया एज़ पर द 2022 का जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट आई है। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत कितना जेंडर इक्वल है। जेंडर इक्वल का मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल में जो डिस्पैरिटी है, यानी कि जो डिफरेंस आता है मेल का और फीमेल का, वो कितना कम है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स उसको रिलीज़ किया गया है। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको रिलीज़ कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसका पर्पस क्या है, इसका क्या उद्देश्य क्या है, वो है टू बेंचमार्क द करंट स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी। तो एक तो हमें करंट समय में, यानी कि वर्तमान में क्या स्थिति है, और जो जेंडर पैरिटी है, या पैरिटी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मेल में और फीमेल में जो डिफरेंस है उसे हमें पाटना है और उसे पाट कर हमें समान बना देना है, यानी कि जैसे मेल्स हैं उसी हिसाब से फीमेल्स हैं। तो डायमेंशंस क्या हैं, एक तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। अब देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं दो पर्सन्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। अगर हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें पहले क्या होता था कि मेल को उसी काम के लिए ज़्यादा पैसे मिलते थे और फीमेल अगर वही काम करती थी तो उसको कम पैसे मिलते थे। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी की बात है कि मेल को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी, फीमेल्स को कम मिलती थी। तो इन सब चीज़ों को पाटने के लिए, इन सब चीज़ों में पैरिटी लाने के लिए ये जो रिपोर्ट है इसको ध्यान रखती है। एजुकेशनल अटेनमेंट, यानी कि एजुकेशन कितना मिला है मेल्स को, फीमेल्स को। हेल्थ एंड सर्वाइवल कैसा है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कि पॉलिटिक्स में कितना एम्पावरमेंट है महिलाओं का। यानी कि जिस देश में महिलाएं ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी पॉलिटिक्स में, उस देश का जो जेंडर गैप इंडेक्स है वो भी अच्छा इंप्रूव होगा। तो मेथोडोलॉजी क्या है, ऑन ईच ऑफ द अबव 4 डायमेंशंस एज वेल एज दी ओवरऑल द इंडेक्स प्रोवाइड स्कोर्स बिटवीन 0 एंड 1, जहाँ पे 1 तो दिखाता है कि फुल जेंडर पैरिटी है और 0 दिखाता है कि कंप्लीट इम्पैरिटी है। यानी कि अगर कहीं पे 1 स्कोर है तो हम यहाँ, अगर हम कहीं पे 1 स्कोर है तो हम यह कहेंगे कि वहाँ पे सब चीज़ें इक्वल है, मेल फीमेल के बीच में सब चीज़ें इक्वल हैं। और अगर वहाँ पे 0 स्कोर होगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे मेल फीमेल के बीच में सब चीज़ें अनइक्वल हैं। यानी कि जितना ज़्यादा हम 1 के पास जाएंगे उतना ही वो कंट्री अच्छा होगा जेंडर और जेंडर इम्पैरिटी में, या कहें मेल फीमेल के बीच में जो डिस्पैरिटी है वो कम होगी। तो अगर हम भारत की रैंकिंग देखें तो भारत की रैंकिंग जो आई है वो, टोटल जो रैंकिंग है वो 135 आई है 2022 में, और जो स्कोर आया है वो 0.629 आया है। तो स्कोर 0.629 है, और 2021 में जो रैंक हुआ करती थी वो 140 हुआ करती थी। यानी कि हमारी रैंक 5 जो पैरामीटर्स हैं वो बढ़ी है, यानी कि 5 पायदान बढ़कर 140 से 135 हो गई है। तो ग्लोबली देखें तो आइसलैंड जो है वो दुनिया का सबसे अच्छा कंट्री माना गया है जहाँ पे जेंडर इक्वल कंट्री है जो। उसके बाद आता है फिनलैंड, फिर नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड और फिर स्वीडन। तो ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो ओनली 68.1% ऑफ द जेंडर गैप हैज़ बीन क्लोज्ड, मीनिंग इट विल टेक अनदर 132 ईयर्स टू रीच जेंडर पैरिटी। तो ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से अभी, जिस गति से अभी जेंडर पैरिटी चल रही है, तो अभी जेंडर पैरिटी को 1 पे लाने के लिए, यानी कि जिससे कि मेल और फीमेल पूरे इक्वल हो जाए, तो अभी करीब करीब 132 साल का समय और लग सकता है। दिस इज़ अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम लास्ट ईयर बट 3 decades लॉन्गर दैन द सिचुएशन इन 2020 बिफोर द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन जेंडर इक्वालिटी। इंडिया की रैंक 135 आई है 146 कंट्रीज़ में से। 2021 में इंडिया की रैंक 140 हुआ करती थी, हमने देख लिया है। इंडिया में 662 मिलियन या 66.2 करोड़ महिलाएं हैं, और 2022 में जो ओवरऑल स्कोर रहा वो 0.625 से बढ़कर 0.629 हो गया है। तो जितना ये स्कोर 1 के पास जाएगा उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, और कोई कंट्री जो 1 पे होगा वहाँ पर मेल और फीमेल में बिल्कुल जेंडर पैरिटी होगी, कोई भी डिस्पैरिटी उनके बीच में नहीं होगी। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, व्हाट इज़ I2U2। अब देखिए ये नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एक ITU2। ये जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ होल्डिंग इट्स फर्स्ट एवर लीडर समिट टुडे।
तो अब देखिए I2U2 अगर हम देखें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट एवर I2U2 वर्चुअल समिट अलॉन्ग विद द हेड्स ऑफ स्टेट इजराइल, यूएई एंड यूएस। अब देखिए यहाँ पे 4 कंट्रीज़ हैं, 4 में से 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आई से शुरू होते हैं और 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो यू से शुरू होते हैं। तो जो कंट्रीज़ आई से शुरू होते हैं वो कौन कौन से हुए? वो तो हुए भारत और इजराइल, और जो यू से शुरू हुए वो हुए यूएई और यूएस। फिर आता है कि द 2022 एजेंडा इज़ टू गिव ग्रेटर शेप टू द ग्रुपिंग्स एजेंडा, कि 2022 का जो एजेंडा है वो ये है कि ये जो ग्रुपिंग है 4 कंट्रीज़ की I2U2 की, इसका एक एजेंडा है उसको तैयार किया जाए जो कि किस पे बेस्ड हो? इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे, यानी कि आर्थिक जो कोऑपरेशन है उसके ऊपर हो, यानी कि आर्थिक सहयोग पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि जो बुनियादी ढांचा है उसके ऊपर इसका फोकस किया जा रहा है। अगर हम I2U2 के बारे में पढ़ें तो I2U2 4 कंट्रीज से मिलकर बना है, ये हमने समझ लिया। आई से 2 कंट्रीज़ हैं इंडिया और इजराइल, और यू से 2 कंट्रीज़ हैं यूएई और यूएस। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये वेस्ट एशियन क्वाड है, इसको वेस्ट एशियन क्वाड की संज्ञा भी दी जा रही है। अब क्वाड क्या है, क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। एट इट्स इंसेप्शन इन 2021 द ग्रुपिंग वाज कॉल्ड द इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इस ग्रुप को 2021 में बनाया गया था, तब 2021 में इस ग्रुप को इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा गया था। इसके गोल क्या हैं, इसके अगर हम लक्ष्य देखें क्या हैं? द एम इज़ टू डिस्कस कॉमन एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी कि एक पारस्परिक हित के जो सामान्य क्षेत्र हैं, यानी कि जो दोनों के इंटरेस्ट में आएंगे, यानी कि दोनों का मतलब यहाँ पे सभी कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में आएंगे, उन टॉपिक्स पे बात करनी है। टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और जो आर्थिक सहयोग है सभी देशों के बीच में वो बढ़ाना है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो यानी कि व्यापार से हो, और इन्वेस्टमेंट हो रेस्पेक्टिव रीजन्स में और बियॉन्ड। 6 एरियाज़ वर म्यूचुअली आइडेंटिफाइड, 6 एरियाज़ हैं जिनके ऊपर बात की जाएगी इसमें। एक तो पानी है, फिर एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्पेस है, हेल्थ है और फूड सिक्योरिटी है। तो यही बहुत 6 प्रेसिंग इश्यूज़ हैं जो कि किसी भी देश को इम्पैक्ट करते हैं। ये 6 के 6 इश्यूज़ ये डिस्कस करेंगे। इट इंटेंड्स टू मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एंड एक्सपर्टाइज, देखिए प्राइवेट सेक्टर का जो पैसा है उसको भी बात की जा रही है कि सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। टू हेल्प मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो जो बुनियादी ढांचा है उसको आधुनिकीकरण करने में। डेवलप लो कार्बन पाथवेज फॉर आर इंडस्ट्रीज़, की जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उन इंडस्ट्रीज़ में या उन इंडस्ट्रीज़ को लो कार्बन बनाने के लिए, यानी कि वो कार्बन उत्सर्जन बहुत कम करें, इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में चारों देश हेल्प करेंगे एक दूसरे की। और या उनका जो प्राइवेट सेक्टर है इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ और प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल इमर्जिंग एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, यानी कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो उभरती भी और हरित प्रौद्योगिकी है उसके विकास में भी मदद करेगी। सिग्निफिकेंस अगर देखें, द ग्रुपिंग पॉइंट्स टू इंडियाज़ ग्रोइंग एंगेजमेंट विद कंट्रीज़ इन वेस्ट एशिया इंक्लूडिंग इसराइल। तो जो ग्रुपिंग का पॉइंट है वो ये है कि इंडिया का जो बढ़ता हुआ एंगेजमेंट है वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ में, इसराइल भी उसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंडियन पॉलिटिक्स से, कि इलेक्शन कमीशन कैसे डिसाइड करता है कि किस पार्टी को कौन सा सिंबल मिलेगा। अभी उद्धव ठाकरे के बीच में और एकनाथ शिंदे जो इस टाइम पे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में ये बैटल चल रहा है कि शिवसेना का जो सिंबल है वो किसके पास होगा। एकनाथ शिंदे का कहना ये है कि शिवसेना का सिंबल उनके पास होना चाहिए, और उद्धव ठाकरे का कहना ये है कि शिवसेना का सिंबल उनके पास होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन अब किस तरह से डिसाइड करेगा उसको देखते हैं। इलेक्शन कमीशन की क्या पावर्स हैं अगर डिस्प्यूट हो जाता है पार्टी सिंबल के लिए, तो वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चैप्टर है स्टैटिक पॉलिटी में से वहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। तो व्हेन देर आर राइवल सेक्शंस और ग्रुप्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी ईच ऑफ whom claims to be that party, the election commission takes into account all the available facts and circumstances। अगर मान लेते हैं एक ही पार्टी के 2 टुकड़े हो जाएं, राइवल फैक्शंस बन जाएं, 2 गुट बन जाएं, और दोनों गुट क्लेम करें कि उस पार्टी का सिंबल उनका है या इस पार्टी का सिंबल उनका है, तब वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है वो जितने भी फैक्ट्स अवेलेबल होंगे सभी को ध्यान में रखता है, सभी को ध्यान से पढ़ता है और उसके बाद अपना फैसला देता है। It then decides that one such rival section or group or none of such rival sections or group is that recognized political party। उसके बाद फिर ये डिसाइड करेगा कि उन दोनों में से एक फैक्शन ऐसा होगा, एक गुट ऐसा होगा जो उस पार्टी सिंबल से बिलोंग करता है, या ये भी कह सकता है कि दोनों के दोनों उस पार्टी सिंबल को छोड़ देंगे, दोनों में से कोई भी उस पार्टी सिंबल को बिलोंग नहीं करेगा। द डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल सच राइवल सेक्शंस और ग्रुप्स, और सभी को इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा। कोई भी पर्सन या कोई भी फैक्शन, कोई भी गुट ये नहीं कह सकता पॉलिटिकल पार्टी का कि वो इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मान रहा है। दिस अप्लाइज टू डिस्प्यूट्स इन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पार्टीज़। तो ये चीज़ें अप्लाई होती हैं डिस्प्यूट्स में इन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्टेट पार्टीज़। रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ मस्ट रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस इंटरनली और अप्रोच द कोर्ट। अब देखिए जितनी भी नेशनल पार्टीज़ हैं और स्टेट पार्टीज़ हैं जो भी रिकॉग्नाइज्ड हैं,
वो तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। लेकिन अगर कुछ पार्टी ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड तो है लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं की गई, और तो वो पार्टीज़ कहाँ सॉल्व करेंगी, या तो वो पार्टीज़ खुद ब खुद इंटरनली सॉल्व कर दे, नहीं तो वो कोर्ट में पहुँच करेंगी, यानी कि वो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन अपना दखलंदाजी नहीं करेगा। द पार्टी विच डज नॉट विन इट्स क्लेम हैज़ टू रजिस्टर इटसेल्फ एज अ सेपरेट पार्टी। बाकी ये है कि जो पार्टी हार जाती है, यानी कि जो पोर्शन हार जाता है, जो फैक्शन हार जाता है ये कहने में कि ये सिंबल उनका है, तो वो नई पार्टी के रूप में या नए सिंबल के रूप में वहाँ पे क्लेम कर सकता है इलेक्शन कमीशन में, और नई पार्टी के रूप में वहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। दे कैन लेटर ले क्लेम टू नेशनल और स्टेट पार्टी स्टेटस ओनली बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। उसके बाद में फिर मान लेते हैं कि अगर हम यहीं पे बात करें, शिवसेना फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि वो एक स्टेट लेवल की पार्टी है, लेकिन अगर स्टेट लेवल की पार्टी होने के बाद जो स्टेट लेवल की पार्टी है वहाँ पे अगर उसमें जो तकरार आई है उसके बीच से वो पार्टी टूट जाए, और जो एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट है वहाँ पे जो एकनाथ शिंदे का जो फैक्शन है या उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है, जो गुट है, वहाँ पे वो कह दिया जाए कि भाई आप शिवसेना के मेंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी को भी ऐसा कह दिया जाए कि अगर आप शिवसेना के मेंबर नहीं हैं तो, या शिवसेना पार्टी के आप सदस्य नहीं हैं, तो अब क्या होगा, वो एक नई पार्टी बनाएंगे, और अब नई पार्टी बनने के बाद जो पहले शिवसेना का स्टेटस हुआ करता था स्टेट पार्टी का, अब वो उनके पास नहीं रहेगा। उनको दोबारा से अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्लेम करना पड़ेगा कि हाँ वो स्टेट लेवल के मेंबर हैं, यानी कि स्टेट पार्टी है या नहीं है उनकी टीम, यानी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो उनको उसके लिए इलेक्शंस लड़ने होंगे। इलेक्शन लड़ने के बाद जो उनको जितनी भी सीट्स मिलेंगी उसमें वो चीज़ें क्लेम करेंगे। नेक्स्ट आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अगर हम देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अपने आप में, आर्टिकल 324 के तहत आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर भी आती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। इसको 1950 में बनाया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट एंड रेगुलेट इलेक्शंस इन द कंट्री। होल्डिंग पीरियोडिक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज असेंशियल टू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने, बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने, ये भारतीय जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी नीड भी है, और भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है उसका हिस्सा भी है। इलेक्शन कमीशन फुलफिल करता है इस नीड को। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट रजिस्टर देमसेल्व्स विद द इलेक्शन कमीशन। तो जिस भी पार्टी को इलेक्शन लड़ने हैं, सभी पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो पावर्स देखें और जुरिस्डिक्शन देखें अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, द इलेक्शन कमीशन हैज़ द राइट टू अलाउ सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि कौन कौन से सिंबल किस किस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगे ये देने का हक जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। इट कैन नॉट अलॉट द सेम सिंबल टू टू रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ इवन इफ़ दे आर नॉट इन द सेम स्टेट। सेम जो एक सिंबल होगा वो कभी भी दो पार्टी के पास नहीं जाएगा, चाहे वो दो पार्टीज़ अलग अलग स्टेट्स में ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक सिंबल है और वो दो अलग अलग पार्टी यूज़ कर रही हैं, ऐसा नहीं होगा। इट गिव्स रिकॉग्निशन टू द नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज। तो ये जो हम कहते हैं कि ये पार्टी नेशनल पार्टी है, ये पार्टी स्टेट पार्टी है, तो ये जो रिकॉग्निशन है कि नेशनल पार्टी होने का, स्टेट पार्टी होने का, ये रिकॉग्निशन कौन देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। इट सेट्स लिमिट ऑन पोल एक्सपेंसेस, कि कितना खर्चा करना है आपको इलेक्शन के दौरान, उसकी जो लिमिट होती है वो भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। कमीशन प्रिपेयर्स इलेक्टोरल रोल्स एंड अपडेट दी वोटर लिस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद जो मतदाता सूची है उसको भी तैयार करता है और समय समय पर मतदाता सूची को अपडेट भी करता रहता है। नोटिफिकेशन ऑफ डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शंस फॉर फिलिंग नॉमिनेशंस आर इशूड बाय द कमीशन, कि कब कब इलेक्शन होने हैं, यानी कि नामांकन जो दाखिल करना है वो कब करना है और चुनाव की तारीखें क्या होंगी, इन सब के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन फैसला देता है। इट ऑल्सो कंडक्ट्स द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होता है वो भी इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। तो नेक्स्ट आता है फ्लैग कोड। अब देखिए भारत का जो फ्लैग कोड है जो कि 2002 में आया था अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान, तो उसको अपडेट करने की बात की जा रही है, उसको अमेंड किया गया है। तो अब उसमें क्या अमेंड किया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये देखते हैं कि भारत का फ्लैग कोड है क्या, यानी कि ध्वज संहिता क्या है, और उसमें केंद्र ने यानी कि सेंटर ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। सेंटर हैज़ ट्वीक्ड द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया टू अलाउ द ट्राई कलर टू बी डिस्प्लेड द ओपन ऑन हाउसेज एंड बिल्डिंग्स थ्रू आउट डे एंड नाइट। तो इससे पहले क्या हुआ करता था कि जो भारत का झंडा था वो आप रात में नहीं फहरा सकते थे। अगर वो रात में भी आपको फहराना है तो उसके नीचे या उसके ऊपर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, जिससे कि झंडे के ऊपर कभी भी अंधेरा ना रहे। तो इसको अमेंड करते हुए अब केंद्र ने ये किया है कि आप झंडे को दिन और रात कभी भी फहरा सकते हैं। प्राइवेट लोग जो हैं, यानी कि जो लोगों के घर हैं, उन पे भी आप एक झंडा, भारत का झंडा फहरा सकते हैं। Now a member of the public, a private organization or an educational institution is allowed to hoist the flag on all days and occasions
सेरिमोनियल और अदरवाइज कंसिस्टेंट विद डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द नेशनल फ्लैग। तो ये कहा जा रहा है कि अब जो राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप, अगर हम उसकी गरिमा देखें, डिग्निटी देखें, उसको मेंटेन करते हुए कोई भी पर्सन हो, सार्वजनिक हो, निजी संगठन हो या शैक्षणिक संगठन हो, यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी झंडा फहरा सकता है दिन और रात 24 घंटे। अर्लियर द ट्राइकलर वॉज ओनली अलाउड टू बी डिस्प्लेड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी पहले तो क्या होता था कि सूरज चढ़ने के साथ और सूरज उतरने के साथ, यानी कि ढलने के साथ साथ ही आपको झंडा भी उतारना पड़ता था, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशंस। मशीन मेड एंड पॉलिस्टर फ्लैग्स वर नॉट अलाउड, पहले मशीन मेड और पॉलिएस्टर के जो फ्लैग्स थे, यानी कि प्लास्टिक के जो फ्लैग्स थे, वो अलाउड नहीं थे, लेकिन अब पॉलिएस्टर के फ्लैग्स भी अलाउ कर दिए गए हैं। द मूव केम एज द गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च अ हर घर तिरंगा होस्टिंग ऑफ फ्लैग इन एवरी होम फ्रॉम 13 to 15 अगस्त। तो जो सरकार है वो एक इनिशिएटिव ले रही है, हर घर तिरंगा इनिशिएटिव। तो इसके तहत सरकार के द्वारा अपील की जा रही है कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में सभी लोग अपने घरों के ऊपर झंडा फहराएं, क्योंकि ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, यानी कि भारत को आज़ाद हुए जो 75 साल का जो पीरियड चल रहा है, उसको कमेमोरेट करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। तो अगर भारत का फ्लैग कोड देखें तो वो क्या है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो 2002 में आया था, गवर्न्स द यूज़, डिस्प्ले एंड होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग इन द कंट्री, यानी कि 2002 का जो ध्वज संहिता है ये बताती है कि किस तरह से उसका उपयोग करना है, किस तरह से प्रदर्शन करना है और किस तरह से उसको फहराना है। It brings together all laws, conventions, practices, instructions for the display of the national flag by private, public and government institutions। तो यानी जितने भी कोड हैं, यानी कि अब क्या चीज़ें हैं, यानी कि जितने भी कानून हैं, परंपरा हैं, प्रथा हैं, निर्देश हैं, उन सभी को जो फॉलो करवानी है किन के द्वारा, निजी लोगों के द्वारा, सार्वजनिक लोगों के द्वारा और सरकारी संस्थानों के द्वारा, सभी लोग किस तरह से फॉलो करेंगे, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस जो लिखे हुए हैं वो इसी फ्लैग कोड के अंदर लिखे हुए हैं। As per clause 2.1 of the Flag Code of India, there shall be no restriction on the display of the national flag by members of the general public, private organization, education institution। ये हम पढ़ चुके हैं। फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अर्लियर अमेंडेड ऑन 30 दिसंबर 2021। इससे पहले 2021 में भी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया था, अलाउइंग द यूज़ ऑफ पॉलिएस्टर अपार्ट फ्रॉम कॉटन। अब 2021 में क्या हुआ था कि 2021 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को अमेंड करने के बाद ये कह दिया गया कि अब जो भारत का झंडा है वो पॉलिएस्टर का भी बन सकता है। पहले सिर्फ कॉटन का, वूल का, सिल्क का और खादी का ही बना करता था, अब पॉलिएस्टर का भी बन सकता है और वो मशीन मेड भी हो सकता है। बिफोर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया टुक इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 2002, द रूल्स फॉर द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग वर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट। अब देखिए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया तो 2002 में आया। इससे पहले भारत के झंडे को जो अगर हम देखें कि भारत के झंडे को कौन रेगुलेट करता था कि भारत का झंडा कैसा होगा, किस कपड़े का बनेगा, इन सब चीज़ों को कौन रेगुलेट करता था, तो उससे पहले द एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 का जो एक्ट था और द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो ये दो एक्ट थे, उनके द्वारा ये निर्धारित होता था, यानी कि नियम, प्रतीक और नाम, यानी कि अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और जो सम्मान अधिनियम 1971 है, इन दोनों एक्ट के हिसाब से ये रेगुलेट होता था फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, या भारत का झंडा किस तरह से फहराया जाएगा। और फिर 2002 में एक पूरा कोड बना दिया गया, उसमें सारे रूल्स लिख दिए गए कि भारत का जो फ्लैग है उसको किस तरह से आप उसको किस तरह से रखेंगे, उसको किस तरह से आप यूज़ करेंगे और किस तरह से होइस्ट करेंगे, किस तरह से फहराएंगे। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आता है अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स पर। देखिए, जैसे सेशन स्टार्ट हुआ था लोकसभा और राज्यसभा में, पार्लियामेंट का जब सेशन स्टार्ट हुआ था अभी, तो मॉनसून सेशन स्टार्ट होने पे एक लिस्ट निकाली गई थी कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो अनपार्लियामेंट्री कह दिए गए, यानी कि असंसदीय कह दिए गए, और ये कहा गया कि इनका संसद के अंदर आप यूज़ नहीं करेंगे। वैसे तो जो संसद के मेंबर्स हैं, यानी कि जो सांसद होते हैं, एमपी होते हैं, उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं होती, वो जो जी में आए वहाँ पे वो कह सकते हैं। एक तरीके से अगर हम कहें तो कह सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी अपनी बात रख सकते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता। लेकिन उसके बावजूद कुछ शब्द ऐसे कहे गए हैं कि जो शब्द वो आप यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि जो एमपीज़ हैं या एमएलएज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एमपीज़ की बात की जा रही है पार्लियामेंट में, तो एमपीज़ जो हैं वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। अहेड ऑफ द पार्लियामेंट सेशन, लोकसभा सेक्रेटेरिएट हैज़ इशूड अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट विल बी व्यूड एज अनपार्लियामेंट्री इन बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, उन दोनों जगहों पर उन वर्ड्स को अपार्लियामेंट्री, यानी कि अगर हम देखें असंसदीय के रूप में देखा जा रहा है। तो व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू एंड रूल से ऑन द यूज़ ऑफ वर्ड्स बाय एमपी इनसाइड द हाउस। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान इसके बारे में क्या कहता है, तो आर्टिकल 105 का क्लॉज 2 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट।
आर्टिकल 105 का ये कहना है, और आर्टिकल 105 एमपीज़ को ये पावर देता है कि उनके द्वारा संसद में कही गई कोई भी बात या उनके द्वारा संसद में दिया गया कोई भी वोट कि भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई के लायक नहीं है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठ सकता, उसके ऊपर उनको कोई भी जवाबदेही नहीं है। यानी कि वो जो चाहें संसद में कह सकते हैं और जिस चीज़ को चाहें उस चीज़ के ऊपर वोट दे सकते हैं, कोई भी कोर्ट उनसे इस चीज़ पे सवाल नहीं पूछेगी। However, MPs do not enjoy the freedom to say whatever they want inside house। सिंपल सी बात है, एक गरिमा को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी बात है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे गाली गलौज करने लगेंगे या उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एक गरिमा में रहते हुए वो वहाँ पे जो चाहें वो बोल सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है, गरिमा में आपको रहना है। Whatever an MP says is subject to the discipline of the rules of parliament। सिंपल सी बात है कि वहाँ का जो अनुशासन है, वहाँ का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहना चाहिए। बाकी MP जो है कुछ भी कह सकते हैं। रूल 380 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, उनका कहना यह है कि इफ़ द स्पीकर इज़ ऑफ ओपिनियन दैट वर्ड्स हैव बीन यूज्ड इन द डिबेट विच आर डिफेमेटरी और इनडिसेंट और अनपार्लियामेंट्री और अनडिग्निफाइड, स्पीकर वाइल एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशन ऑर्डर दैट सच वर्ड्स बी एक्सपंज्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। तो स्पीकर के पास ये ताकत है कि अगर स्पीकर ये लगता है, स्पीकर को कि जो लोकसभा के स्पीकर होंगे या राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे, अगर उनको ये लगता है कि जिस टाइम पे डिबेट चल रही थी उस टाइम पे कुछ एमपीज़ के द्वारा कुछ ऐसे शब्द यूज़ किए गए जो कि अनडिग्निफाइड थे, यानी कि अभद्र थे या असंसदीय थे या अशोभनीय थे, तो अध्यक्ष के पास, यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके पास एक विवेकाधिकार होता है, यानी कि हक होता है उनके पास कि वो उनको ख़त्म कर सकते हैं, उन वर्ड्स को जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें से हटा सकते हैं। ये रूल 380 कहता है। रूल 381 क्या कहता है? द पोर्शन ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस सो एक्सपंज्ड शैल बी मार्क्ड बाय एस्ट्रिक and an explanatory footnote shall be inserted in the proceedings as follows, expunged as ordered by the chair। तो रूल 381 कहता है कि जो इन चीज़ों को हटाया जाएगा उसके ऊपर एक स्टार बना दिया जाएगा इस तरह से, और ये एस्ट्रिक बना के वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि इसको स्पीकर के कहने के द्वारा, यानी कि स्पीकर के ऑर्डर के द्वारा इन चीज़ों को हटाया गया है। तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स क्या हैं? तो दीज आर फ्रेजेज एंड वर्ड्स लिटरली इन थाउजेंड्स। अब देखिए ये हज़ारों वर्ड्स हैं, हज़ारों शब्द ऐसे हैं, जो एक लिस्ट है वो हज़ारों शब्दों की ऐसी लिस्ट है जो कि अनपार्लियामेंट्री हैं, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो और चाहे वो इंडियन लैंग्वेजेस में हो। इंडियन लैंग्वेजेस का मतलब है जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं वो भी हो सकती हैं और भी इंडियन लैंग्वेजेस हो सकती हैं। उन सभी के जो शब्द हैं, जो गलत शब्द होंगे या अभद्र शब्द होंगे, उनका इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते एमपीज़ पार्लियामेंट के अंदर। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के चेयरमैन हों, उनका ये काम रहता है कि वो पार्लियामेंट में इन शब्दों के रिकॉर्ड को बाहर रखे। जो पार्लियामेंट में रिकॉर्ड होती हैं चीज़ें, उन रिकॉर्ड्स में ये शब्द नहीं आने चाहिए। फॉर देयर रेफरेंस द लोकसभा सेक्रेटेरिएट हैज़ ब्रॉट आउट अ बल्कि टोम टाइटल्ड अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस। द लास्ट सच बुक वॉज पब्लिश इन 2009। तो इससे पहले 2009 में एक बुक पब्लिश की गई थी और 2009 के बाद अब दोबारा पब्लिश की गई है, जिसमें कई सारे वर्ड्स रखे गए हैं। जैसे कि अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, जैसे कभी कभी लोग जो यूज़ करते हैं पप्पू वर्ड यूज़ करते हैं, है ना, या जुमला वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जो इस टाइम पे रिसेंट में चल रहे थे, इन सभी वर्ड्स को अनपार्लियामेंट्री कहा गया है। नेक्स्ट आता है फसल बीमा की बात की जा रही है कि फसल बीमा जो है आंध्र प्रदेश की सरकार ने वापस से ज्वाइन करी है भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। तो पहले आंध्र प्रदेश की सरकार इसमें थी, वो बाहर निकल गई थी, अब दोबारा ज्वाइन की है। तो बात करते हैं कि फसल बीमा ये योजना क्या है, क्यों है, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश वाज वन ऑफ 6 स्टेट्स दैट हैव स्टॉप्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम ओवर द लास्ट 4 ईयर्स। तो पिछले 4 सालों में उसने स्कीम को रोक दिया था, इस स्कीम को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया था आंध्र प्रदेश में, लेकिन अब उसने उसको वापस से ज्वाइन किया है। द अदर 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि बिहार है, झारखंड है, तेलंगाना है और वेस्ट बंगाल है। रीजंस क्या हैं? रीजंस उनका कहना ये है कि भाई पैसे की प्रॉब्लम आती है कि जो प्रीमियम है, यानी कि जो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा है और स्टेट्स जो हैं वो उसको देने के लायक नहीं हो पा रहे हैं, दे आर अनेबल टू पे। तो प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना 2016 से उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, अगर हम देखें तो इनिशियली पहले देखा जाए तो ये स्कीम कंपलसरी हुआ करती थी सभी लोनी फार्मर्स के लिए, यानी जिस भी किसान ने किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसके लिए ये कंपल्शन था, उसके ऊपर एक आप कह सकते हैं दबाव था, हम ये कहें कि अनिवार्य था कि उस पर्सन को, यानी कि उस किसान को फसल बीमा योजना के तहत अपने आप को एनरोल करवाना ही होगा। सेंटर हैज़ सिंस रिवाइज्ड इट टू मेक इट ऑप्शनल फॉर ऑल फार्मर्स, और बाद में इसको देखा जाए तो ऑप्शनल बना दिया गया है कि अब जो है जो भी फार्मर है उसकी इच्छा हो सकती है कि वो चाहे तो इसको अडॉप्ट कर सकता है, चाहे तो इसको ना करे। इन द इनिशियल स्कीम द डिफरेंस
तो इनिशियल स्कीम में जो डिफरेंस हुआ करता था एक्चुअल प्रीमियम रेट में और रेट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल बाय फार्मर्स वाज टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो पहले तो क्या होता था कि जो डिफरेंस आता था प्रीमियम के रेट में वो सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में इक्वल बट जाता था। अब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आर फ्री टू एक्सटेंड एडिशनल सब्सिडीज ओवर लैंड अबव ओवर एंड अबव द नॉर्मल सब्सिडी फ्रॉम देयर बजट। अब क्या कर सकते हैं, सेंटर के पास भी ये पावर है और स्टेट के पास भी पावर है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के पास पावर है सॉरी, कि केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पास और जो राज्य सरकारें हैं उनके पास ये पावर है कि जो सब्सिडी उनको देनी है वो तो देंगे ही, साथ ही साथ में अगर एडिशनल सब्सिडी कुछ भी देनी है तो वो भी वो दे सकते हैं। फरवरी 2020 में सेंटर ने डिसाइड किया कि वो प्रीमियम सब्सिडी को 30% रखेगा अनइरिगेटेड एरियाज़ के लिए, कि उन एरियाज़ में जहाँ पे सिंचाई नहीं होती वहाँ पे 30% होगा और 25% होगा उन एरियाज़ में जहाँ पे इरिगेटेड एरियाज़ हैं। अर्लियर देयर वाज नो अपर लिमिट फॉर द सेंट्रल सब्सिडी, पहले सेंट्रल सब्सिडी के लिए कोई अपर लिमिट नहीं हुआ करती थी। नाउ एडिशनल पायलट्स फॉर कवरेज कैन बी टेकन फॉर दोज पेरेनियल हॉर्टिकल्चरल कमर्शियल क्रॉप्स फॉर विच स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजीज ईल्ड एस्टिमेशन इज अवेलेबल। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उसको जूम करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि पहले फीचर क्या हुआ करता था कि पहले तो प्रीमियम रेट पे कैप हुआ करता था जिसकी वजह से क्लेम्स नहीं आते थे या लो क्लेम्स होते थे। अब क्या कर दिया है, कैप को हटा दिया गया है। फार्मर्स विल गेट क्लेम अगेंस्ट फुल सम इंश्योर्ड विदाउट एनी रिडक्शन, तो बिना किसी कटौती के जितना भी उनका इंश्योरेंस है सभी के ऊपर उनको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है बहुत अच्छे तरीके से, ये कहा जा रहा है इसमें। अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया, यानी कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, जो किसान कल्याण मंत्रालय है उसने लॉन्च किया 2016 में। इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट फेलियर ऑफ द क्रॉप। तो अब देखिए, अगर मान लेते हैं किसी भी किसान की फसल जो है वो फेल हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, तो उसको एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा और जितनी भी उसकी फार्मर की जो इनकम है, जो वहाँ पे उसको स्टेबलाइज करने के लिए यानी उसको संतुलित बनाए रखने के लिए उसको जितना भी मुआवजा होगा वो मिल जाएगा। द स्कीम कवर्स ऑल फूड एंड ऑयल सीड्स क्रॉप। तो जितनी भी खाने की यानी कि खाद्यान्न की जो फसलें हैं, ऑयल सीड की जो क्रॉप्स हैं यानी कि तिलहन फसलें हैं, तो उन सभी का उसको पैसा दिया जाएगा। एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इसमें कवर की गई है फॉर विच द रिक्विजाइड नंबर ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड। स्कीम को जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो कुछ जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो एम्पैनल्ड हैं यानी कि वो पैनल की गई हैं इस योजना के तहत, उसके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। सिलेक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज डन बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, वो प्रत्येक राज्य की जो सरकार है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। स्कीम वॉज इनिशियली कंपलसरी फॉर लोनी फार्मर्स। तो ये हमने देख ही लिया है कि पहले जो वो किसान जिन्होंने लोन लिया हुआ होता था, किसी बैंक से कर्ज लिया होता था, उनके लिए तो ये अनिवार्य हुआ करती थी। अवेलिंग ऑफ अ क्रॉप लोन KCC अकाउंट फॉर नोटिफाइड क्रॉप्स एंड वॉलंटरी फॉर अदर। और बाद में दूसरों के लिए वॉलंटरी हुआ करती थी, लेकिन अब सभी के लिए वॉलंटरी कर दी गई है। इट इज़ करंटली ऑप्शनल फॉर ऑल। अब सबके लिए ऑप्शनल कर दी गई है, किसी के ऊपर भी बंदिश नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स टू इंश्योर देयर कंटिन्यूएंस इन फार्मिंग, कि भाई इनकम जो है फार्मर्स की, जो फार्मर्स कमाते हैं उसका एक स्टेबलाइजेशन बना रहे, एक निरंतरता बनी रहे, जिससे कि वो उनका जो मन है वो किसानी खेती में लगा रहे और ऐसा ना हो कि वो उसको छोड़ दें। टू एनकरेज फार्मर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और टू एंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट आता है GS3 से। अगर हम न्यूज़ देखें, सबसे पहले आ रही है स्पेस एंड टेक से न्यूज़ आ रही है, साइंस एंड टेक से। और स्पेस रिलेटेड न्यूज़ है कि स्पेस इंडस्ट्री में, जो भारत की स्पेस इंडस्ट्री है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर का बूस्ट क्यों ज़रूरी है। तो जो भारत के इस टाइम पे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं अजय कुमार सूद, उनका ये कहना रहा है कि गवर्नमेंट वुड सून कम अप विद अ न्यू स्पेस पॉलिसी, कि सरकार एक नई स्पेस पॉलिसी के साथ आना चाह रही है दैट कुड इनिशिएट द राइज ऑफ इंडियाज़ ओन SpaceX लाइक्स वेंचर्स। तो जिस तरह से USA में SpaceX एक बहुत बड़ी कंपनी एलॉन मस्क के द्वारा बनाई गई, तो भारत सरकार चाह रही है कि भारत में भी कुछ इस तरह से स्टार्टअप्स निकल के आएँ जो इतनी बड़ी कंपनी बने जिस तरह से कि USA की SpaceX है। Mr. Sood stated that the proposed move would increase private sector participation in the industry. According to Mr. Sood, India has not tapped into its complete potential in this sector. तो मिस्टर सूद का कहना यह है, जो भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना यह है कि भारत के पास जितना भी पोटेंशियल है अभी तक वो पूरा पोटेंशियल टैप नहीं कर पाया है। इन 2022 द स्पेस सेक्टर इज़ विटनेसिंग वॉट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर एक्सपीरियंसड इन दी 1990s। तो कहा जा रहा है कि 2022 में स्पेस सेक्टर वो प्रोग्रेस विटनेस कर रहा है जो भारत में
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर 1990 में हुआ करता था, यानी कि थोड़ा सा पीछे की बात की जा रही है कि इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाया है। तो स्पेस सेक्टर में जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी क्यों है, अगर हम देखें तो एनहेंसिंग स्पेस टेक्नोलॉजी वुड बी बेनिफिशियल टू बोल्स्टर कनेक्टिविटी एंड कॉम्बैट climate related implications through a more secure and effective means. Satellites provide more accurate information। देखिए सैटेलाइट्स जो हैंगी वो आपके वेदर के लिए और सभी चीज़ों के लिए बहुत ही एक एक्यूरेट और बहुत ही प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देती है। तो उसके लिए हमको सैटेलाइट्स लॉन्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सैटेलाइट्स प्रोवाइड मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन वेदर फोरकास्ट, अगर हमें फोरकास्ट करना हो, एंड एक्सेस द लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इन द क्लाइमेट एंड हैबिटेबिलिटी ऑफ अ रीजन। तो अगर हमें किसी रीजन के लंबे समय का क्लाइमेट का पता करना हो या ये पता करना हो कि वहाँ पे कौन से जीव जो हैं या मनुष्य जो हैं हैबिटेबल रहे हैं, कितना लंबे समय तक वहाँ पे रहे हैं, उसका क्या असर पड़ेगा, तो उन सब चीज़ को एसेस करने के लिए भी हम जो सैटेलाइट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय मॉनिटरिंग द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एट रीजनल, टेरिटोरियल, नेशनल स्केल्स, गवर्नमेंट वुड बी एबल टू डिवाइस मोर प्रैक्टिकल एंड कॉम्बैटिव प्लान्स ऑफ एक्शन। अब देखिए अगर हम ये मॉनिटर कर लें कि मान लेते हैं किसी जगह पर, किसी रीजन पर, किसी टेरिटरी पर या पूरे देश के स्केल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का या क्लाइमेट चेंज का, तो हम उससे निपटने के अलग अलग तरीके भी ढूंढ सकते हैं। दे कैन ऑल्सो सर्व एज रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सॉल्यूशंस। उसके बाद रियल टाइम मॉनिटरिंग, यानी कि जो रियल टाइम चल रहा है, यानी कि जो वास्तविक समय चल रहा है उसमें निगरानी भी कर सकते हैं। और जो अर्ली वार्निंग सॉल्यूशंस हैं, यानी कि पूर्व में चेतावनी जो समाधान है एक, उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फ्लड के लिए यूज़ करें, अर्थक्वेक के लिए यूज़ करें, सुनामी के लिए करें या वाइल्ड फायर के लिए करें। एज़ फॉर कनेक्टिविटी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन रीच मोर रिमोट एरियाज जहाँ पे कन्वेंशनल नेटवर्क वुड रिक्वायर अ हैवी कॉम्प्लीमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एडिशनली, एज टू रिलायबिलिटी, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ स्टेटेड दैट सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन हेल्प कनेक्ट 49% ऑफ द वर्ल्ड अनकनेक्टेड पॉपुलेशन। और ये भी कहा जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसकी मदद से हम उन एरियाज़ को भी कनेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे अभी तक टावर्स नहीं पहुँचे हैं, सिग्नल्स नहीं पहुँचे हैं, जहाँ पे लोगों को कनेक्ट नहीं किया गया है। यानी कि अभी भी 49% लोग ऐसे हैं दुनिया के जो अनकनेक्टेड हैं, तो उनको कनेक्ट किया जा सकता है स्पेस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस विच आर यूज टू फैसिलिटेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, यानी कि फ़ोन्स को जो कॉल्स हम करते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसके लिए। आर अमंग द मेजर कैटेगरीज फॉर इन्वेस्टमेंट इन द स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो अब यही कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हमें इन्वेस्ट करना है, स्पेस क्राफ्ट में इन्वेस्ट करना है और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि जो इक्विपमेंट्स हैं यानी कि उपकरण हैं उनके निर्माण में हमको इन्वेस्टमेंट करना है। स्पेस एवेन्यू एक इंटीग्रेशन है एरोस्पेस का। अब देखिए स्पेस एवेन्यू किस तरह से बनता है, इसमें जो एरोस्पेस है वो इंक्लूड होता है, आईटी का हार्डवेयर, टेलीकॉम सेक्टर, ये सब चीज़ें मिलती हैं तब जाके जो एरोस्पेस है या स्पेस एवेन्यू है वो बनता है। It is thus argued that investment in this arena would foster positive carryover effects to other sectors as well. तो वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द ग्लोबल स्पेस मार्केट। अगर हम भारत के स्पेस मार्केट में देखें भारत का स्टैंड क्या है, तो स्पेस टेक एनालिटिक्स का कहना यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़े में से, यानी कि 6th नंबर का प्लेयर है। अगर हम सबसे बड़े प्लेयर्स देखें दुनिया में तो 6ठे नंबर का प्लेयर है उनमें से, जिसकी इंडस्ट्री 3.6% है पूरी दुनिया की, यानी कि ऑफ द वर्ल्ड स्पेस टेक कंपनीज, जितनी भी स्पेस टेक कंपनीज हैं 2011 के हिसाब से अगर हम देखें तो 3.6% भारत का है। यूएस होल्ड्स द लीडर्स स्पॉट हाउसिंग 56% ऑफ ऑल कंपनीज। तो यूएस में सबसे ज़्यादा कंपनीज है, 56% कंपनीज हैं। उसके बाद फिर यूके में 6.5% है, कनाडा में 5.3%, चाइना में 4.7%, जर्मनी 4.1% और भारत 3.6% के साथ आता है। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री को 7 बिलियन कहा गया है कि $7 बिलियन की इंडस्ट्री है भारत की 2019 में, एंड एस्पायर्स टू ग्रो अबाउट $50 बिलियन बाय 2024। इंडिया होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट कंट्री टू हैव रीच द मार्स ऑर्बिटर मिशन पहले अटेम्प्ट में। तो भारत के पास ये डिस्टिंक्शन है कि हम भारत से मार्स तक पहुँचे हैं, पहले ही अटेम्प्ट में पहुँच गए हैं। 60 odd startups that had registered with ISRO, a majority of them were dealing in project related to space debris। तो 60 स्टार्टअप्स करीब हैं, 60 के करीब स्टार्टअप्स हैं भारत में जो इसरो के साथ रजिस्टर किए गए हैं, और इसरो के साथ रजिस्टर करने के बाद जो काम कर रहे हैं वो स्पेस के डेब्री पे काम कर रहे हैं, यानी स्पेस में जो अंतरिक्ष में जो मलबा हो गया है, अलग अलग सैटेलाइट्स या इतने टाइम पे जो रॉकेट्स गए हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो वहाँ पर हैं, तो उस डेब्री को किस तरह से मैनेज किया जाए उसके लिए कई सारे स्टार्टअप्स बने हैं। As space become more congested with satellites, the technology would thus help in managing space junk। तो अब स्पेस में जो कूड़ा हो गया है, स्पेस में जो डेब्री हो गया है पुराने स्पेस क्राफ्ट का, सैटेलाइट्स का, उसको कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए कई सारे स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं।
यूएस एंड कनाडा वर द हाईएस्ट रिसीवर्स ऑफ स्पेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इन 2021। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएस और कनाडा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करता है स्पेस में, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई है 2021 में। एक स्क्रूटनी अगर हम करें स्पेस टेक डेटा की तो ये कहता है कि यूएस के अंदर इतनी कंपनीज़ हैं जितनी नेक्स्ट 15 कंट्रीज़ के साथ मिला के भी नहीं है। यानी यूएस के अंदर स्पेस से रिलेटेड इतनी कंपनीज़ काम कर रही हैं, अगर आप पूरे दुनिया में जो 15 देश टॉप के 15 देश मानेंगे यूएस को छोड़कर, तो उन सभी कंट्रीज़ की जितनी कंपनीज़ हैं स्पेस की उनको जोड़ देंगे तो भी वो कम बैठेंगी, इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं यूएसए के अंदर। यूएसए का स्पेस बजट $41 बिलियन है 2021 का, और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 23.3 बिलियन तो नासा के पास ही है। यानी कि 41 बिलियन टोटल स्पेस बजट है, जिसमें से 23 बिलियन जो है वो नासा के पास है, यानी कि 20% से भी ज़्यादा। और भारत का अगर हम टोटल बजटरी एलोकेशन देखें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, वो कुल 13,700 करोड़ है, यानी कि $2 बिलियन से भी कम। तो $2 बिलियन का मतलब हो गया करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए। तो भारत का सिर्फ $2 बिलियन से भी कम का स्पेस का बजट है, और यूएसए का स्पेस बजट $41 बिलियन से। इंडिया का टोटल बजटरी अलाउंस हमने देख ही लिया है। तो हाउ इज़ प्राइवेट सेक्टर्स इन्वॉल्वमेंट रेगुलेटेड इन इंडिया, तो भारत में प्राइवेट सेक्टर कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो जून 2020 में यूनियन गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लाए थे स्पेस सेक्टर में, एनेबलिंग मोर प्राइवेट प्लेयर्स टू प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज की, और प्राइवेट प्लेयर्स भारत में जो है इंटरेस्ट दिखाएं और इन्वेस्ट करें स्पेस सेक्टर के अंदर। एन अनाउंसमेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन स्पेस, तो एक इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस बनाया गया। इसका टास्क ये दिया गया कि आप ऑथोराइज करेंगे और लाइसेंस करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स को टू कैरी आउट स्पेस एक्टिविटीज़। एज एन ओवरसाइट एंड रेगुलेटरी बॉडी इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइजिंग मैकेनिज्म्स टू ऑफर शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी कैसे करनी है। फिर इन स्पेस का जो मॉनिटरिंग और प्रमोशन डायरेक्टेड ओवरसीज है वो देखता है। फिर इसरो शेयर्स इट्स एक्सपर्टाइज इन मैटर्स पर्टेनिंग टू क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पे इसरो का काम क्या है, इसरो का काम ये है कि वो ये चीज़ देखता है कि क्या क्वालिटी और कैसी रिलायबिलिटी है, यानी कि हम क्या उस पर विश्वास कर सकते हैं और क्या क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखने का काम इसरो करता है। कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 2009, फिर एक कंपनी और बनाई गई भारत सरकार के द्वारा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। इसका मैंडेट ये दिया गया टू ट्रांसफर द मैच्योर टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय द इसरो टू इंडियन इंडस्ट्रीज़। कि NSIL इसलिए बनाई गई कि जो इसरो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है उस इसरो को, जो इसरो के द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको दूसरे लोगों को दिया जाए, भारत की इंडस्ट्रीज़ को दिया जाए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को दिया जाए। तो इसके बीच में जो कंपनी बनाई गई है वो NSIL बनाई गई है, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर चल रही हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम देखें तो 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर देखें तो सवाल से कुछ पूछे जा रहे हैं कि कौन सा साल ऐसा रहा है भारत में, किस साल में भारत को मैंगो को भारत का नेशनल फ्रूट कहा गया, यानी कि राष्ट्रीय फल कहा गया भारत को मैंगो 1950 में। तो 1950 में भारत का जो राष्ट्रीय फल कहा गया वो आम को कहा गया। द मालगोआ आम इज़ द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मेड इन इंडिया बाय विच सेटलर ग्रुप, यानी कोई लोग भारत में आए थे जिन्होंने मालगोआ आम बनाया। तो ये मालगोआ आम है ये पोर्चुगीज ने बनाया। दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वैरायटी ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड ड्यू टू द केयर इट नीड्स टू बियर फ्रूट। अब देखिए ये बहुत ही मुश्किल से इस पर मैंगो उगता है, दुनिया का सबसे महंगा आम है ये। इसका नाम क्या है, इसका नाम है तेयोनोतोमागो, यानी कि ये बड़ा अजीब सा नाम है, और सुनोने मियाजाकी मैंगोस है ना, इनको मियाजाकी मैंगोस भी कहा जाता है। दिस कंट्री प्रोड्यूसेस अराउंड 20 मिलियन टन ऑफ मैंगो, 20 मिलियन टन मैंगो ये प्रोड्यूस करता है, और ये दुनिया का टॉप प्रोड्यूसर माना जाता है दुनिया में मैंगोस का। उस कंट्री का नाम क्या है, उस कंट्री का नाम भारत है। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ टीयर ड्रॉप शेप्ड इंडियन टेक्सटाइल पैटर्न इंस्पायर्ड बाय मैंगोस। तो पेस्ली एक पैटर्न है जो टीयर ड्रॉप शेप में होता है, यानी कि आंसू की बूंद के शेप में होता है, जो मैंगोस से इंस्पायर्ड है। दिस वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू फीस्ट ऑन नथिंग बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैंगोज फॉर अ मील। तो ये एक पर्सन हुए, मुगल एम्परर हुए जो सिर्फ और सिर्फ मैंगोज खाया करते थे। एम्परर का नाम क्या है, ये है अनबुमनी रामादोस। ये आंसर मुझे लगता है गलत है, थोड़ा सा इसको वापस से देखना पड़ेगा। आप इस आंसर को मत कीजिएगा। इस आंसर का जो, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा, या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा उसको। तो ये इसका आंसर नहीं है, इसको गलत कर देना, ये गलत है इसका आंसर, ये इसका आंसर नहीं है। चलिए बाकी 6th क्वेश्चन का आंसर इसका पिन कर दिया जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है कहीं पे भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।